कोई चाहे एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बार के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि बार का जो इंटरव्यू है उसके ऊपर ही 100% वेटेज है आपके सिलेक्शन का। यानी कि मान लीजिए आपने गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 लाई हो, या फिर आप इनका जो अलग से ये सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होता है इसमें भी आपने अच्छे मार्क्स लाए हो, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 100% वेटेज इसके इंटरव्यू के ऊपर है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि बार का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। और ये मैं 100% दावे के साथ इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत 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 ज़्यादा इसके ऊपर मतलब रिसर्च भी किया था जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था। और साथ ही साथ आई वाज ऑल इंडिया रैंक 1 इन बार इंटरव्यू लास्ट ईयर। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोलूँगा और साथ ही साथ आपको ये भी बोलूँगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए इसकी इंटरव्यू को लेकर। ओके, और अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट बचा रहता है, ऑल्दो बचा नहीं रहेगा क्योंकि मैं हर डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन अगर फिर भी रहता तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो बार का इंटरव्यू का स्ट्रेटेजी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि मतलब इंटरनेट में काफ़ी फ्लोट ज़्यादा होता रहता है कि बार की इज़ द टफेस्ट इंटरव्यू। इज इट रियली? येस और नो, जानेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखिए बार का जो इंटरव्यू इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप बार के इंटरव्यू पैनल पे जाएंगे तो ये एक मतलब क्लासरूम जैसा होगा। ओके, ये एक मान लीजिए रूम है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर दरवाज़ा था तो मैं इधर से अंदर घुसा था और यहाँ पर एक बोर्ड था। ओके, एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा ग्रीन कलर का बोर्ड था। तो जैसे पुराने दिनों में होते थे ना ब्लैक बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड, तो ऐसा एक बोर्ड था। और काफ़ी केस में बहुत लोगों ने मुझे बोला कि व्हाइट बोर्ड जो है मार्कर से जिसमें लिखते हो, तो ऐसा बोर्ड भी था। मेरे केस में चौक एंड जो नॉर्मल पुराने दिनों में क्लासिक जो बोर्ड रहता है वही था। तो आपका रूम है, आप ऐसे एंटर किए, यहाँ पर बोर्ड रहेगा, यहाँ पर टेबल रहेगा और यहाँ पर 4 से 5 साइंटिस्ट रहेंगे। जैसे मेरे पैनल में 5 साइंटिस्ट थे। ओके, एंड यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप बैठेंगे, उसके बाद आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे। लेकिन आप कैसे मतलब आप कैसे इंसान है, आपका पर्सनैलिटी कैसी है, आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ये लोग को उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको बस इन चीज़ों से पड़ता है कि आपको कितना ज़्यादा पता है आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के बारे में। आपको मान लीजिए कि आपके जीके की कोई नॉलेज है, कोई परवाह नहीं इनको। आपकी पर्सनैलिटी बेकार है, कोई परवाह नहीं। आपका कम्युनिकेशन बेकार है, कोई परवाह नहीं। आपको इंग्लिश नहीं आता, कोई परवाह नहीं। आपको हिंदी नहीं आता, अगर आपको खुद अपने बस रिलीजन मतलब जो रिलीजन बोल रहा हूँ, जो आपको क्या बोलते हैं उसको मतलब आपकी जो मातृभाषा है, अगर वही आपको बस आती है। जैसे वो एक दो केस में ऐसा हुआ था कि जिनको हिंदी भी नहीं आती थी, उतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो मान लीजिए हरियाणी आती है तो ऐसे कोई साइंटिस्ट को लोग बुला लेंगे कि ये ठीक है आप ट्रांसलेट करके दो। लेकिन ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा फेयर रहता है क्योंकि इसमें ना कोई लैंग्वेज बैरियर है, ना कोई स्मार्टनेस बैरियर है, ना कोई पर्सनैलिटी बैरियर है। और जैसे कि मैंने बोला आपके गेट के मार्क्स या फिर आपके क्या बोलते हैं सीबीटी के मार्क्स तो मतलब मैटर भी नहीं करते इनको। यहाँ पर बस आप इंटरव्यू देने जाइए, आपको जितना भी टाइम ये लोग इंटरव्यू लेंगे आपको बस दिखाना है कि आपको आता है अच्छे से आपका सब्जेक्ट। ओके, तो बेसिक इंटरव्यू होगा तो बोर्ड में होगा, तो कुछ एक बोर्ड खरीद के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आऊँगा वीडियो में। चलिए, तो पहला टिप क्या है? पहला टिप है सिलेक्ट द सब्जेक्ट। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, बार का जो एग्जाम होता है, बार के एग्जाम में सारे सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना। यस, यू आर हियरिंग इट राइट, आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपको ये लोग पूछेंगे, जो भी साइंटिस्ट लोग उधर रहेंगे वो आपको पूछेंगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स बताइए। जैसे मैकेनिकल के केस में बोल दे रहा हूँ, जैसे फेवरेट सब्जेक्ट ज़्यादातर लोग 90% लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर। मैंने यही 4 बोले थे। तो 4 से 5 4 to 5 फेवरेट सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कीजिए और इससे ज्यादा कुछ इधर उधर मत जाइए। मान लीजिए बहुत लोग ये बोलते सर मैंने 4-5 तो किए थे, मैंने उनको बोला भी था, लेकिन वो आउटसाइड चले गए सब्जेक्ट के। अगर वो लोग आउटसाइड चले जाते हैं तो वो लोग जज उतना नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आपने बोला है कि ये 4-5 आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो बाकियों में अगर वो घुसेंगे भी तो वो उतना मैटर नहीं करेगा। जैसे मेरे केस में मैंने 4-5 सब्जेक्ट बोले थे, सॉम, एफएम, हीट ट्रांसफर, बेसिक थर्मोडायनामिक्स और मैंने बोला था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जैसे ये तो सब्जेक्ट टच भी नहीं हुआ। और ये 4 सब्जेक्ट में मुझे मतलब क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा बहुत ही गंदा गया, इसके बारे में अलग से वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन किए गए थे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा बहुत गंदा गया था, लेकिन फिर भी इन तीनों की वजह से ही मुझे अच्छे मार्क्स दे दिए गए। ओके, तो पहली बात तो आप सिलेक्ट द सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट सिलेक्ट, जैसे अगर आपका कोई दूसरा डिसिप्लिन है तो उसमें भी जो सब्जेक्ट से यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट द सब्जेक्ट में एक और टिप बोल देता हूँ कि आप लोग ये भी देखें कि अवेलेबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने बोला सर मेरे तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में बोलूंगा। लेकिन आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग सच में क्या उतना डेप्थ में आपको आता है, एक चीज़। और दूसरा चीज़, क्या मैन्युफैक्चरिंग के PIQs जितने भी बार की इंटरव्यू हुए हैं उनके PIQs क्या अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में बोल रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन में क्या अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है
तो शायद आप वहाँ पर जाएंगे और आपको एकदम ही कोई नया सवाल मिलेगा, क्योंकि बाढ़ के जो क्वेश्चंस है वो आपको ना तो कोई किताब में मिलेगा, ना तो कोई लाइक PIQ मतलब गेट के PIQ मिलेंगे। वो भाई मतलब मैं आऊँगा उसमें, मतलब वो जो क्वेश्चन रहता है ना वो एकदम मजा दे देता है, मतलब पूरा मजा आपको आ जाएगा जब आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि वो लोग इधर से मतलब इतने से घुसेंगे और एंड में जाके इतना डीप में जाएंगे ना सब्जेक्ट का, आपको पूरा मजा आ जाएगा। जैसे मेरे को तो पूरा मजा आया था इंटरव्यू देके। ओके, तो आप सब्जेक्ट अच्छे से सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मैकेनिकल से तो मैं आपको बोल देता हूँ, आप SOM, फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट, या फिर RSC हो सकता है, ये सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका PIQ अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर करना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। और ये सारे सब्जेक्ट ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। ऐसे ही बाकी जितने भी आपके डिपार्टमेंट के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का ये बेसिक कोई 4 से 5 बेसिक सब्जेक्ट होगा, आप उनको ही प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो सब्जेक्ट अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए और इन सब्जेक्ट के बाहर कुछ मत पढ़िए। उसके बाद आता है इन डेप्थ स्टडी और रिसोर्सेज क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसको लेकर आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जब मैं इन डेप्थ बोल रहा हूँ तो एकदम इन डेप्थ, ऐसा नहीं बस आपने फॉर्मूला रट्टा मारा, गेट में जाके उल्टी कर दी और अपने मार्क्स ले आए। क्योंकि 2025 का जो एग्जाम हुआ था वो ऐसा ही था कि आप गए, जो भी क्वेश्चन पैटर्न था काफी आपको पता है कि फॉर्मूला बेस्ड था, उसमें सोचने का जैसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि बार का जो इंटरव्यू है फुल इन डेप्थ होगा। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं, जैसे मेरे केस में किया था, उन्होंने पहले मुझसे पूछा SOM का, मैकेनिकल वाले रिलेट कर पाएंगे, बाकी लोग आप थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगी कैसे वो लोग पूछते। उन्होंने पहले मुझे एक मतलब उनके पास एक कागज होता है, तो कागज में ऐसा ड्रॉ करके दिया, एक प्लेन ड्रॉ करके दिया और यहाँ पे ऐसे शियर स्ट्रेस दे दिया। अब मेरे को ये बोला कि ये क्या प्लेन शियर स्ट्रेस, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं? मैं बोला हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर? इसलिए कर सकते हैं, एक्सप्लेन उन्होंने किया। बोले कि अच्छा आप इसका मोटरसाइकिल ड्रॉ कर सकते हैं? मैंने हाँ सर कर सकते। कीजिए। तो अब ये मैंने मोटरसाइकिल ड्रॉ कर दिया। बोले ये क्या है, मतलब एक्सिस मैंने नहीं दिया था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो सिग्मा टाउ नहीं दिया था। बोले ये क्या है? बोले अच्छा इस तरफ जाएंगे तो क्या, मतलब वो लोग ऐसे एक्ट करेंगे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है आपके सब्जेक्ट के बारे में, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब उनको आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा जैसे किसी बच्चे को या फिर आप किसी बिगिनर को एक्सप्लेन कर रहे हो सब्जेक्ट जिसको कुछ नहीं आता। वो उनको आता है सब, लेकिन वो ऐसे ही दिखाएंगे कि उनको कुछ नहीं आता। तो आपका एकदम बेसिक जो भी आपका फंडामेंटल लेवल के चीज है उसमें आपको जाएंगे, मतलब बहुत ही फंडामेंटल होता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बार का इंटरव्यू टफेस्ट नहीं है, बार का इंटरव्यू बहुत ईजी है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि ज्यादातर लोग इसको रट्टा मार के सब्जेक्ट को पढ़ते, समझ के नहीं पढ़ते। अगर आपने शिद्दत से समझ के कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बार का इंटरव्यू के जैसा आसान और मजेदार इंटरव्यू आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, चलिए, तो इन डेप्थ आपको स्टडी करना पड़ेगा। पर रिसोर्सेज कैसे होंगे? जैसे सबसे ज्यादा अच्छा रिसोर्सेज है NPTEL। एग्जैक्टली गेट के एग्जाम के लिए मैं NPTEL उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन बार का जो इंटरव्यू इसमें आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। गेट जो एग्जाम है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको रट्टा मारना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे गेट इज ए न्यूमेरिकल एग्जाम, 80 to 85% क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा, फॉर्मूला के टाइप देखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल के टाइप देखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल करना होगा। लेकिन बार में ये लोग फॉर्मूला पूछेंगे ही नहीं। मुझसे जितना भी फॉर्मूला पूछा गया 90% केस में मैंने जवाब दिया सर मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आता, मैं भूल चुका हूँ। और वो लोग खुद ही फॉर्मूला बोल दिए, लाइक दे आर जस्ट लिटरली सेइंग द फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला ये लगाओ, आप बोलो आंसर। ठीक है, तो उन लोग को परवाह नहीं है कि जो भी रट्टा मारने वाला चीज है उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको बस देखना है कि आप सोचते कैसे हैं। ओके, उनको बस देखना है कि आपको कितना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, फॉर्मूला पे नहीं। लेकिन ये बार के एग्जाम के लिए गेट में आपको फॉर्मूला ही हेल्प करेंगे। ओके, तो इन डेप्थ आपको स्टडी करना है। तो इसका बेस्ट रिसोर्सेज मैं बोलूंगा, पहले जो आपने लेक्चर नोट्स बनाए, जिस भी कोचिंग से आपने पढ़ रहे होंगे उसका कुछ तो लेक्चर नोट्स रहेगा। तो मान लीजिए आपने वो लेक्चर नोट पढ़ लिया, बेसिक तो आपका आता है। उसके बाद आप चले जाइए NPTEL के लेक्चर में। NPTEL के जितने भी लेक्चर्स है तो आपको 1.5x में देख लीजिए। जैसे मेरे केस में अगर बोलूं तो मेरे केस में मैंने देखा था SK सोम सर के, इज द लेजेंड। ओके, बट करेंटली ही इज नो मोर। ओके, तो SK सोम सर जो उनका मैंने हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, ये 3 सब्जेक्ट मैंने देखे थे और ही इज लाइक बेस्ट, ही इज द बेस्ट। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने फ्लूइड मशीन भी उनका देखा था। ओके, मैकेनिकल के लिए बोल रहा हूँ, तो उनके लेक्चर्स देख लीजिए, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है।
उनके लेक्चर इज द बेस्ट थिंग फॉर मैकेनिकल। मैं ये श्योरली बोल सकता हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए ऑब्वियसली मैं नहीं बोल सकता। तो मैं बाकी जो इतने भी गेस्ट मेरे को लाऊंगा इस चैनल पे, तो वो लोग शायद रिसोर्स अच्छे से बोल पाए, लेकिन एनपीटीएल इज द बेस्ट सोर्स। तो मेरे इस रिसोर्स में सबसे पहले रखूंगा एनपीटीएल को, और उसके बाद रखूंगा पीआईक्यूज को। किसको? पीआईक्यूज, लाइक बार के जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन है उसको। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कोड़ा पे। जी हाँ, कोड़ा पे भरा हुआ है। मैंने बार के इंटरव्यू के लगभग, मतलब मैंने गिना नहीं, लेकिन 200 से 300 मैंने पीआईक्यू बनाए थे इंटरव्यू के क्वेश्चन, 200 से 300। और उससे आपको एकदम ही आइडिया मिल जाएगा कि ये लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं। आपको एकदम अच्छे से आइडिया जाएगा कि ये लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप कोड़ा पे जाइए, लिखिए कि बार के इंटरव्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपना डिसिप्लिन लग दीजिए, और आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बहुत शानदार क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, मतलब जो भी प्रीवियस जो बैच वालों ने जितना भी लिखा है, तो वो काफी अच्छे से। हाँ, सब में आपको शायद सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको चाहिए नहीं, आपको मेन क्वेश्चन चाहिए। और मैकेनिकल वालों के लिए मैं एक और रिसोर्सेज बोल देता हूँ, सेम जो चैनल मैंने पिछले वीडियो में बोला था, मैकेनिकल पिंटो मैथ बोल के एक चैनल है। मैकेनिकल पिंटो मैथ बोल के ये चैनल है, ये ए या फिर ई होगा। तो मैकेनिकल पिंटो मैथ बोल के एक चैनल है, उसमें उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना के रखे है बार के जितने भी इंटरव्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उससे भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एक नोटबुक खरीदी थी, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिख दिए थे। अब इन क्वेश्चन को आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन को आपको दिन भर सोचते रहना। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, और बार के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आ जाएगा दिमाग में, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, तो आपको मिलेगा नहीं बुक में। ओके, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ा है चीजों को, तो आपको क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये क्वेश्चन सोचने वाले होते हैं। और इंटरव्यू में मुझे इंटरव्यूअर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोल दिया था कि आप क्या आंसर देते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं, आप क्या सोच रहे हैं ये मुझको बस बताते रहिए, कभी चुप मत होना। तो ऐसा है कि बहुत टाइम क्या होता है, हमको जब नहीं आता तो हम लोग अपने दिमाग में ही सोचते, उनको नहीं बोलते। यही नहीं करना है। बार में इंटरव्यू में ये लोग आपको ये देखते कि आप सोचते कैसे, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, क्या आप एक साइंटिस्ट की तरह सोच पा रहे, कि आप सॉल्यूशन की तरफ जा पा रहे, क्या दिमाग में आपका आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट बस सॉल्यूशन बोल दिया, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन बोलने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सोच रहे हैं उनको बोलना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं एक पर्सनल टिप देना चाहता हूँ कि बार के इंटरव्यू है ना, जितना भी आपका लॉन्गर ड्यूरेशन रहेगा, चांसेस रहेंगे कि आपको सिलेक्ट कर ले। ओके, ये बस एक मतलब ऐसा एक नोशन है, मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका अगर 2 घंटे चला तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन हाँ, अगर जैसे कि बहुत लोग यहाँ पर है जिनका 40-45 मिनट्स चला इंटरव्यू का सिलेक्शन हो गया है। मेरा जैसे 1 आवर 43 मिनट्स चला था। तो मैंने जितना भी सुना यही शायद हाईएस्ट, मतलब मैंने और सुना नहीं किसी का, हाईएस्ट मैंने सुना है 1.5 घंटे, और मेरा चला था 1 आवर 43 मिनट्स। तो जितना लॉन्गर चलता है उतना मतलब ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के। यहाँ पर मैं एक आपको प्रो टिप देना चाहता हूँ, किसी को बोलना मत। द टिप इज, जब भी ये आपसे सवाल पूछे आप सब मत बताइए। मान लीजिए जैसे मेरे केस में इन्होंने पूछा था कि ये क्या प्लेन स्ट्रेस कंडीशन को फॉलो करता है, तब अगर आप ये बोले हाँ सर इसको ये फॉलो करता है, इसमें शेयर स्ट्रेस है, लेकिन कोई भी प्लेन रहेगा जिसमें डबल मतलब बोथ डायरेक्शन में स्ट्रेस आ जाएंगे, इसलिए सर इसको प्लेन स्ट्रेस कहते हैं। नहीं, सब एक्सप्लेन मत कीजिए। अगर आप सब एक क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तब ये लोग ये सवाल पूछेंगे जो आपको नहीं आता, तो आप क्या कीजिए, आप लाइक हाँ सर इसको बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस। अच्छा बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस, क्यों बोलते हैं? तब वो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तब आप बोले सर इस केस में लिए बोलते, बोले कि अच्छा फिर ये इसमें क्या होगा। तो ऐसे क्या होगा, जहां पर आप एक क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का सवाल एक क्वेश्चन में ही दे रहे, तो वो लोग कुछ पूछ नहीं पा रहे, तो नेक्स्ट सवाल वो लोग को स्टैंडर्ड उनको हाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले क्वेश्चन में बस एक लाइन आंसर दिया, तो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनको क्या लगेगा, साइकोलॉजिकली उनको लगेगा कि उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन पूछा है और आपने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दिया है। ऑल्दो आपने दिया सेम आंसर ही है, ठीक है, बस अपने किस्सों में आंसर दिया है। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैंने ये टिप सीखा था आशीष रंजन के वीडियो से, तो मैं ये टिप आपको शेयर कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट आप कभी आंसर मत दीजिए, आप ब्रेक करके आंसर दीजिए, और कोशिश करिए सोचने का। उनको लगना चाहिए कि आप सोच के आंसर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होगा, जैसे मेरे केस में ये हुआ था कि एक जो उन्होंने सवाल पूछा था वो मेरे को एकदम डटा हुआ था, क्योंकि वो एक पीआईक्यू मतलब बार के
प्रीवियस ईयर का ही सवाल था, मतलब प्रीवियस ईयर का सवाल था। और मेरे दोस्त से, मैंने एक दोस्त का मेरे कुछ दिन पहले उसका इंटरव्यू हुआ था, उससे भी सेम सवाल पूछा गया था मेरे से जो सवाल पूछा गया था। तो मेरे को एकदम रटा हुआ था आंसर, तो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट आंसर बोल पाता, लेकिन मैंने अगेन बोला नहीं। मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे। जितना आपको लंबा खींचना है प्लीज लंबा खींचिए, ये आपके ऊपर ही कैसे आप लंबा खींच सकते हैं। तो मैंने कुछ टिप्स तो बोल दिए, बाकी टिप्स आप खुद से ही ढूंढिए। तो इंटरव्यू कोशिश कीजिए लंबा खींचने में, धीरे धीरे एकदम एक्सप्लेन करके डिटेल्स में बोलिए। जैसे इस केस में मेरा तो एक मतलब अच्छा, एक मैं बोल सकता हूँ क्या बोलते हैं उसको, अनफेयर एडवांटेज था कि मैं एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ क्लास 11-12 फिजिक्स का लास्ट 5 साल, मतलब इधर आने से पहले मैं पढ़ाता था। तो मेरे को मतलब बोर्ड का तो एक्सपीरियंस था, बोर्ड में लिखने का भी एक्सपीरियंस था और स्टूडेंट को समझाने का भी एक्सपीरियंस था। तो इसीलिए मुझे तो ये काफी आसान हो गया। लेकिन आप, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि 2-3 महीने या फिर अगर आप ये जनवरी में वीडियो देख रहे हैं तो इंटरव्यू जून में होगा, तो आप ऑलमोस्ट अगर 5-6 महीने हैं तो आप आराम से इसको डेवलप कर सकते हो। ओके, अगेन सब्जेक्ट नॉट टू चूज। और कुछ हर डिसिप्लिन में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसको चूज नहीं करना। जैसे मैकेनिकल में मटेरियल साइंस कभी चूज मत करना, मैन्युफैक्चरिंग कभी चूज मत करना, थ्योरी ऑफ मशीन अगर आपको अच्छे से आता है फिर ही चूज कीजिएगा, वरना नहीं कीजिए। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, कल ही उससे मेरी बात हो रही थी, वो उसको मैं लाऊंगा भी। तो उसने जैसे थ्योरी ऑफ मशीन बोला था, तो उसको बोला था कि पूरा आटा चक्की डिजाइन करके दिखाओ। उससे मतलब पूरा आटा चक्की उन्होंने डिजाइन किया, ब्लेड कैसे होंगे, कैसे स्ट्रेसेस आएंगे, ग्राफ कैसा होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, फेलियर थ्योरीज कैसे, सारा कुछ उससे पूछा गया। तो अगर थ्योरी ऑफ मशीन आपको इन डिटेल आता है तभी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लोग आपको डायरेक्ट डिजाइन का सवाल पूछेंगे, कुछ भी बोल देंगे, इनको मन में जो आएगा ये चीज डिजाइन करके दिखाओ। ओके, तो ये थोड़ा मतलब सावधान रहना इससे। अगेन और पीआईक्यू की भी अवेलेबिलिटी को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल साइंस को उतना पीआईक्यू अवेलेबल नहीं है। इसके बाद व्हाट दे आस्क इन द इंटरव्यू, तो ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया। इनको क्या देखना है, इनको देखना है कि आप सोचते कैसे। ये लोग ऐसे कुछ सवाल लाइक बुक के सवाल नहीं पूछेंगे, ना ही ये लोग गेट के पीआईक्यू जैसे न्यूमेरिकल टाइप के सवाल पूछेंगे। इनको ऑल्दो इनको आंसर से भी मतलब नहीं है, इनको आपको देखना है कि आप कैसे सोचते हैं चीजों को। ओके, आप कंसेप्चुअली सोच पाते या नहीं, या फिर आप बस रटा रटा आंसर बोल रहे हैं। अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस बोलो तो थिंक अबाउट द क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला, जब मैंने प्रिपेयर कर रहा था तो हर रोज मेरा यही शेड्यूल था, मैं इसके सोम के लेक्चर्स देखता था। जितने भी पीआईक्यूज मैंने मतलब नोटबुक में लिख के रखे थे, जिसका भी अगर मेरे को आंसर आ गया तो मैं उस क्वेश्चन को काट देता था। अब इसमें आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मेरा एक दोस्त भी प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं उसके साथ डिस्कशन कर रहा था, या फिर ऑनलाइन में अगर 1-2 बंदे मिल गए तो उनके साथ भी। और क्योंकि मैं फिजिक्स वाला में था तो वो लोग मैंने थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया था। तो आप डिस्कशन एक करिए, क्योंकि जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से मतलब कोई आंसर आपके मतलब आपको ज्यादा अच्छे से सोच पाएंगे और ज्यादा अच्छे से आपका एक आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप कोशिश कीजिए डिस्कशन के लिए, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि बस आप बस हेल्प ही ले रहे, खुद से नहीं सोच रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यू आपको खुद देना है, तो खुद से ही सोचना पड़ेगा। ओके, आंसर डज नॉट मैटर योर अप्रोचेस। जैसे मैंने बोला कि वो लोग ये देखेंगे कि आपने रट्टा नहीं मारा, आपने सच में समझा है चीजों को, ये मतलब आपके आंसर से दिख जाएगा। और इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बोर्ड खरीद के लाइए, आप आईने के सामने उसको रखिए और आईने के सामने खुद को ही एक्सप्लेन कीजिए। या फिर अगर आपका भाई बहन है तो उसको बोल, तो बैठ तेरे को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, किसी को सामने रख के एक्सप्लेन कीजिए और उसको बोलिए अगर तेरे को जो भी समझ में आए तू मुझे चाहे तो काउंटर क्वेश्चन क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है शायद हाँ, देयर विल बी क्रॉस क्वेश्चनिंग। जो भी सवाल आप पूछेंगे उससे आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा ही होगा। मान लीजिए आपने कुछ सिली सी बोल दिया, हाँ सर ये तो मोर सर्कल ऐसा है, क्यों है मोर सर्कल, इसमें ये लाइन का क्या मीनिंग है, ये सर्कल का क्या मीनिंग है, इस थीटा का क्या मीनिंग है, ये अगर ये नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है। तो वो लोग सारा कुछ आपसे पूछेंगे, सारा कुछ आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या है। क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। ऐसा नहीं कि आपने तो आंसर बोल दिया, आपने सोचा अरे मैं तो आंसर बोल दिया, मेरे को तो आता नहीं। क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए, क्योंकि बार बार ये लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मेरे लिए पर्सनली ये मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि अगेन आई वाज टीचर, लाइक मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था, तो इसलिए मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग की आदत थी, क्योंकि स्टूडेंट मुझसे डाउट पूछते थे। तो इंटरव्यू के टाइम मुझे लग रहा था कि जैसे मैं स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा हूँ और ये मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, तो मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। ओके, एंड अगेन क्वेश्चन डू गेट रिपीटेड। जो लोग भी सोचते हैं क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि एक यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, तो वो लोग मतलब थोड़ा फ्रॉड भी करते हैं। तो जैसे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया था, ठीक है, उसमें एनपीसीएल की इंटरव्यू के लिए, बार्क की इंटरव्यू के लिए सब बंदों को उन्होंने लाया था ग्रुप में। ऑलमोस्ट 500,000 बंदे होंगे, मैं नाम नहीं बोलूंगा। ओके,
तो वो लोग क्या कर रहे थे, जब बार्क का इंटरव्यू चालू हुआ वो लोग सबको डरा रहे थे खुद का, मतलब उनका, ताकि उनका कोई कोर्स खरीदे, क्योंकि वो लोग बार्क की इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर कोर्स बेचते, तो ताकि हर कोई उनका कोर्स खरीदे, वो लोग डरा रहे थे, अरे इस बार बार्क का इंटरव्यू एकदम चेंज हो जाएगा, फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, हम लोगों का कोर्स ज्वाइन करो तभी तुम बार्क में सिलेक्ट होगे। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आई वॉज सिलेक्टेड। ओके, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसी चीजों में मत फंसे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ यही एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन डू गेट रिपीटेड, इसलिए पीआईक्यू अच्छे से कीजिए। हो सकता है जो क्वेश्चन, जैसे कि मैं अभी बाकी स्टूडेंट को लाऊंगा इस चैनल पे जो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आप प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, आपका ही हेल्प होगा। तो हो सकता है कि आपको एक दो क्वेश्चन एज इट इज मिल जाए, क्योंकि मेरे केस में ये हुआ था। ओके, देन प्रैक्टिस इन बोर्ड, जैसे मैंने बोला था, जैसे मेरे केस में प्राइवेट ट्यूशन हेल्प किया था, तो आप प्रैक्टिस इन बोर्ड कीजिए। व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, आप उसको बोलिए, आंसर डज नॉट मैटर, ये मैंने बोल दिया। तो सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट बोल ही दिया। और इसमें मैं एक पर्सनल नोट ये ऐड करना चाहता हूँ कि बिलीव रखिए कि आपका हो जाएगा। आप ये बिलीव रखिए कि आपका हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम नहीं करना है। और जैसे मेरे केस में एक इंटरेस्टिंग, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बोलूँ तो मेरे केस में ये हुआ था, जब मैं इंटरव्यू देने गया था, तो कितने, मेरे पहले दो बंदे थे, तो उन दोनों का 50-50 में चला था। तो बाहर एक भैया बैठे रहते जो, मतलब हम लोगों को बोलते कि आपका नंबर आ गया, आप जाइए। तो उन भैया को मैंने पूछा था कि कितने इस पैनल में, क्योंकि बहुत सारे पैनल थे, 5 पैनल होते हैं मैकेनिकल में, तो मैंने बोला था कि कितने टाइम चलता है। तो बोले 50-55 मिनट चलता है, अगर इतना चल गया तो मान लो अच्छा हो। तो मैं सोचा था बस 50 मिनट, क्योंकि मैंने कोड़ा वगैरह में पढ़ा था कि 1.5 घंटे चल जाता है। तो इनको मैं बोल देता हूँ, मैकेनिकल में 1.5 घंटे 1.5 आवर पहले चलता था, लेकिन 2020 के पहले चलता था, लेकिन अभी 40 मिनट्स 50 मिनट्स में भी ये लोग ले लेते हैं, मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर बहुत सारे हैं जिनका 45-50 मिनट्स में सिलेक्शन हो गया है। तो टाइम का ऐसा कोई इशू नहीं है, आपका इंटरव्यू कैसा गया इसके ऊपर है। तो ऑल द मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैं, मतलब मेरा कॉल आया था, जब मैं इंटरव्यू पैनल में अंदर जा रहा था, तभी मेरी जो बेटर हाफ है वो लाइक मंदिर गई थी, और मतलब मेरे इंटरव्यू के लिए पूजा देने गई थी। तो मतलब मैं भी उधर इंटरव्यू पैनल में घुसा, वो भी मंदिर में, मतलब इंटरव्यू। एंड आफ्टर दैट वो जब घर में आई प्रसाद वगैरह लेकर, तो किसी को प्रसाद नहीं दिया। तो उन्होंने बोला था इसका इंटरव्यू अगर अच्छा गया तभी मैं प्रसाद बांटूंगी, नहीं तो नहीं बांटूंगी। तो इवेंचुअली मेरा 1 घंटे 43 मिनट्स इंटरव्यू चल गया। तो इंटरव्यू देके मुझे लग गया था कि सिलेक्शन शायद हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा चला है इंटरव्यू, बाकियों का उतना लंबा नहीं चला है, और मेरा इंटरव्यू का भी अच्छा ही गया था, एक्सपीरियंस में डालूंगा। तो यही मैं आपको बोलना चाहता था। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा पॉजिटिव वाइब रखिए। पॉजिटिव वाइब के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में कोशिश करता हूँ पॉजिटिविटी में बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ना डरूँ। मैं हिंदी में कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो इतना ना डराऊँ आपको। और अगेन, टफेस्ट इंटरव्यू एकदम ही ये नहीं है, ये सॉरी, मतलब एकदम ही ये टफेस्ट इंटरव्यू नहीं है। अगर जो इसको ईएस बोलता है तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से आता है, दिस विल बी द मोस्ट ईजीएस्ट इंटरव्यू विल एवर फेस्ड। क्योंकि मैंने पीएसयू का इंटरव्यू दिया है, तो वो लोग तो भाई इतने कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या, तो फैक्ट बेस्ड सवाल पूछते हैं। तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगा शायद कि बार्क इंटरव्यू काफी आसान है और आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जितना भी हो सकता है। जो भी चीज़ मैंने बोला, अगर ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो बार्क का एग्जाम आप आराम से क्रैक कर लेंगे। ओके, तो होप करता हूँ जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगले साल का इस साल ही बार्क का एग्जाम होगा, आप इंटरव्यू देने आएंगे, तब हम लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। और अगर आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे तो हम लोगों की तो मुलाकात होगी। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। चलिए इसी तरह वीडियो को समाप्त करते हैं। और फिर से मेरी हिंदी